तभी उस बीच की गाड़ी, जो कि रोल्स रॉयल थी, उसमें से एक 13 साल का बच्चा बाहर निकलता है। उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डार्क थी। उसके चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा फैला हुआ था। वह बिल्कुल किसी बड़े वह देखने में भले ही 13 साल का बच्चा हो, पर उसके हाव भाव बिल्कुल किसी पुरुष के समान थे। उसका चेहरा बिल्कुल डार्क था। उस पे किसी भी प्रकार के इंप्रेशन शो नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस बच्चे को उस बच्चे ने कभी कोई इमोशन महसूस ही ना किया हो। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकलता है, चारों तरफ एक ठंडक सी फैल जाती है। सारे बॉडी गार्ड अपना सर झुकाकर खड़े थे। तभी उसकी ठंडी आवाज़ उस वातावरण में गूंजती है। यह आवाज़ जिस दिशा से आई है उस ओर चलो। भले ही उस बच्चे ने वह आवाज़ बहुत दूर से सुनी हो, पर उसके सुनने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि वह बता सकता था कि वह आवाज़ किस दिशा से आई है। उसे देखकर किसी भी बॉडीगार्ड के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सर उठाकर उसकी ओर देख ले। उसकी आंखें, जो बिल्कुल काली गहरी थी, वह इस समय खून की तरह लाल हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उसने बहुत रोया हो, पर उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके आँखों से आंसू की एक बूंद भी गिरी हो। उस बच्चे की अभिव्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डार्क थी। यह बच्चा और कोई नहीं, यह उदयपुर का राजकुमार रुद्र प्रताप राठौर था। वह बच्चा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी काली गहरी आंखें थी। वह हद से भी ज़्यादा गोरा था। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह था। वह देखने में बिल्कुल किसी गॉड ग्रीक की तरह लग रहा था, पर उसके चेहरे पे कहीं भी मुस्कुराहट नाम की चीज़ नहीं थी। उसका चेहरा इमोशनलेस था, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह बच्चा बहुत ही हार्टलेस है। शायद इसके अंदर किसी भी प्रकार के इमोशन नहीं हैं। यहाँ तक कि वह अपने मुंह से शब्द भी गिने चुने निकालता था। बाकी सारा काम वह सिर्फ अपने आँखों के इशारों से ही कर देता था। उसका शरीर
उसकी उम्र यही कोई 13 वर्ष की थी, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ही गठीला था। ऐसा लगता था कि वह बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करता था। इतने कम उम्र में ही उसके 6 पैक दिखते थे। वह इतना छोटा होते हुए भी बिजनेस संभालता था। उसे बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इस वक्त वह उदयपुर से अपने महल लौट रहा था, जहां उसकी अपनी अलग दुनिया थी। उदयपुर में हर साल एक मीटिंग रखी जाती थी, जिस मीटिंग में बहुत ही बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे। यह फैसले राज्य से लेकर उदयपुर के महल तक फैले होते थे। पूरी रियासत में जितने भी काम होते थे, इसी एक दिन उसके लिए मीटिंग बैठती थी और पूरे साल भर के कामों का निर्धारण किया जाता था और निश्चित किया जाता था कि वहाँ के 5 अध्यक्षों द्वारा दिया गया यह कार्य पूर्ण रूप से साल के अंत तक संपन्न किया जा सके। अगर जो ऐसा नहीं करता था, उसके लिए उसे कठोर दंड भी दिया जाता था। आज राजकुमार को उसके पिता ने वहाँ बुलाया था। हर वर्ष वह इस दिन उन्हें बुलाया जाता था। बाकी वर्ष के एक दिन भी राजकुमार उदयपुर नहीं जाते थे। वह सिर्फ अपने ही साम्राज्य में रहते थे। उनकी अपनी अलग दुनिया थी। उन्हें अपने पापा और उनके उस बनाए साम्राज्य से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। ऐसा क्यों था, वह आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। कुछ ही देर में राजकुमार रुद्रा जंगल के अंदर उस ओर आगे बढ़ रहे थे, जिधर से उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी थी। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें आखिर में वह जगह मिल जाती है। वह देखते हैं कि वहाँ कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई है। यह देखकर वह समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ कुछ हुआ है। वह उन लाशों को ढांकते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर उनके सामने वह दृश्य था जिसे देखकर एक बार उनकी आंखों के सामने से कुछ इमोशन होकर निकल जाते हैं। उनकी आंखों के सामने से कुछ दृश्य होकर निकल जाते हैं। वह तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। इस वक्त उनकी आंखें खून की तरह लाल थी, जिस वजह से वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। अगर कोई देख ले तो वह विश्वास ही नहीं कर सकता है कि इतने छोटे बच्चे का इतना भयानक रूप भी हो सकता है। वहीं सामने एक औरत अपनी छोटे से बच्चे को अपने सीने से चपकाए हल्की हल्की सांसें ले रही थी। इस वक्त उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसके पैर बुरी तरह से गोलियों से छल्ली हो गए थे, जिस वजह से उसके पैर के मांस निकलकर बाहर चिथड़े की तरह फैले हुए थे। इसके बावजूद साफ साफ देखा जा सकता था कि वह औरत इस हालत में बहुत दूर तक
घिसलते हुए गई थी, लेकिन जब उसकी हिम्मत टूट गई तो वह उसी जगह बेहोश हो गई थी। वहीं इस नज़ारे को देखकर सारे गार्ड आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। चारों तरफ गार्ड के लाश पड़े थे। चारों तरफ कुछ गार्डों के लाश पड़े थे, जिनके शरीर को बुरी तरह से चीर-फाड़ दिया गया था। इस वक्त उस औरत के हाथों में अभी भी खंजर था, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन गार्डों का हाल इस औरत ने ही ऐसा किया है। राजकुमार रुद्रा एकटक उस औरत को देख रहे थे। उस औरत के चेहरे पर उसके कुछ बाल बिखरे हुए थे, जिस वजह से उसका चेहरा सिर्फ आधा ही दिखाई दे रहा था। वहीं उसके गोद में लिपटा हुआ बच्चा, जिसने अभी लड़कों का पोशाक पहन रखा था, यानी कि उसने पैंट शर्ट पहना था। इस वजह से बिल्कुल भी यह देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वह एक लड़की है। राजकुमार रुद्रा तुरंत ही अपने गार्ड को ऑर्डर देता है, इस महिला को उठाकर ले चलो। रुद्रा का ऑर्डर पाते वह गार्ड तुरंत ही एक्शन में आते हैं और बहुत ही संभाल कर उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करने लगते हैं, लेकिन माँ की पकड़ बच्चे पर इतनी ज़्यादा थी कि वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। किसी तरह वह लोग उसे संभाल कर अलग करते हैं और उतने ही आराम से उस महिला को एक गार्ड अपनी गोद में उठा लेता है। अब वह लोग अपने गाड़ी की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में वह लोग अपनी गाड़ियों के पास पहुंच चुके थे। अभी भी वहां कुछ गार्ड खड़े थे। वह लोग आराम से पीछे की एक गाड़ी में उस महिला और बच्चे को लिटा देते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी तुरंत ही वहां से चली जाती है। लगभग 2 घंटे बाद उदयपुर का दक्षिण किनारा, जहां से घनघोर जंगल की शुरुआत होती थी, जहां से उस विशालकाय जंगल की शुरुआत होती थी, वहां बने एक बहुत ही बड़े गेट के सामने वह गाड़ियां आकर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद उस गेट का दरवाज़ा खुलता है। वह गेट देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी किले का द्वार हो। धीरे धीरे कर सारी गाड़ियां उसके अंदर चली जाती हैं। फिर लगभग 10 मिनट ऐसे ही चलने के बाद एक बहुत बड़ा महल आता है। बाकी गाड़ियां एक साइड जाकर रुक जाती है। वहीं रुद्रा की गाड़ी उस महल के सामने जाकर रुकती है। बॉडीगार्ड दौड़कर आते हैं। वह रुद्रा की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। रुद्रा बड़े ही एटीट्यूड के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने गार्ड को उस औरत के ट्रीटमेंट करने को कहकर महल के अंदर चला जाता है। यह महल देखने में बहुत ही बड़ा था, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि देखने वाले बस इसे देखते ही रह जाए। रात के अंधेरे में यह सफ़ेद संगमरमर बिल्कुल किसी चांद की तरह चमकता था।
यह महल परियों की कथा की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जगह जगह पर बने गोल गुम्बद और झरोखे इस महल की खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। यह महल पूरा 5 फ्लोर का था। 5वें फ्लोर को इतने ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया था कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल था। तपती धूप में भी अगर वहाँ कोई खड़ा हो जाए तो उसे इस कदर तराशा गया था कि उन झरोखों से होकर बहने वाली हवा बिल्कुल शीतल होती थी। तपती धूप में भी वहाँ अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसे शीतलता का एहसास हो जाए। यह महल राजकुमार रुद्रा की माँ ने उसके लिए बनवाया था। राजकुमार रुद्रा अपने पूरे परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। वहीं उसकी माँ अपने खाली वक्त पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने अपने बच्चे के साथ यहाँ आया करती थी। इस वजह से राजकुमार रुद्रा को इस महल से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। राजकुमार के पिता का नाम रणवीर प्रताप सिंह था और उनकी माँ दामिनी सिंह राठौर थी। उसके माँ बाप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हीं के प्यार की निशानी राजकुमार रुद्रा थे, जिससे उसके पापा के पहले उन दोनों ने बहुत ही प्यार से अपने नाम के शब्दों के आधार पर राजकुमार का नाम रखा था। राजकुमार का जैसा नाम था वैसा ही रुद्र के समान उनका क्रोध भी था। वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा गुस्सैले और खतरनाक थे। गुस्सा तो उनकी नाक पर रखा रहता था। वह अपनी माँ के सिवाय कभी किसी की नहीं सुनते थे। वह अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते थे और उनकी किस्मत ने ऐसा रुख मोड़ लिया कि जिससे वह सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्यार करते थे, भगवान ने उनसे उसी को छीन लिया। यानी राजकुमार रुद्रा की माँ अचानक से गायब हो गई और कुछ दिन बाद उनके मौत की खबर आती है। यह एक रहस्य था जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर रुद्रा पूरी तरह से टूट चुके थे। वह जिंदा तो थे पर उनके अंदर अब किसी भी प्रकार का इमोशन नहीं था। वह बिल्कुल ही रूटलेस और हार्टलेस पर्सन बन गए थे और इस सब का कारण उनकी सौतेली माँ थी, जिसे उसकी माँ के जाने के कुछ महीने बाद ही उसके पिता ने शादी करके उस महल में ले आया था। वह अपनी सौतेली माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वह कभी भी अपनी सौतेली माँ से नहीं मिलता था। उसकी सौतेली माँ की वजह से ही राजकुमार रुद्रा औरत जात से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इस वजह से उसकी अपनी इस दुनिया में औरतों का कोई नाम नहीं था। यहाँ सर्वेंट से लेकर गार्ड तक सभी पुरुष थे। उसने कहीं कोई महिला वर्कर नहीं रखा था। उसके सारे वर्कर पुरुष ही रहा करते थे। 100 एकड़ में फैले वहाँ उसके महल और वहाँ के आसपास बसे आबादी में कोई भी महिला नाम की चीज़ नहीं थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर महिला नहीं है तो क्या यह सारे पुरुष कंवारे हैं और इनका कोई परिवार नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। यह सारे पुरुष शादीशुदा हैं और इनका अपना परिवार भी है, जिसकी व्यवस्था राजकुमार ने महल से दूर दूसरी ओर पहले ही कर दी थी। राजकुमार रुद्रा को अच्छे से पता था, भले ही वह औरतों से नफरत करते हों,
लेकिन वह अपने वर्कर को उनके परिवार से दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह महल से कुछ दूरी पर पूरा एक गांव बसा रखा था, जहां पर उन सारे वर्कर के परिवार रहा करते थे, जिससे वह लोग अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह सकें। लेकिन उस महल में किसी भी लड़की या औरत का जाना पूरी तरह से निषेध था, और अगर भूल कर भी ऐसा हो जाता था कि कोई लड़की या महिला वहां प्रवेश कर जाती थी तो उसके लिए बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाती थी, जिससे दोबारा ऐसी गलती कोई और ना करे। राजकुमार रुद्रा औरतों से बहुत दूर रहा करते थे। वह कभी किसी औरत से बात नहीं करते थे, और जब जंगल में गार्ड ने देखा कि वह उस औरत की मदद कर रहे थे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। इसी वजह से वह बस आश्चर्य से सामने देख सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा पहली बार था जब राजकुमार ने किसी औरत की आगे बढ़कर मदद की हो, वरना औरत जात तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ थी जो बस बर्बादी लाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। जैसे ही राजकुमार रुद्रा अपने महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके सामने उनके मैनेजर शुभम सिंह आकर खड़े हो जाते हैं। वह बड़े ही सम्मान के साथ उनके सामने सर झुकाकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ राजकुमार, आप बहुत ज़्यादा क्रोधित लग रहे हैं, ऐसा वहाँ क्या हुआ है। वहीं उनकी बातों को सुनकर अपनी लाल आंखों से रुद्रा उनकी ओर देखता है। रुद्रा उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है, क्योंकि एक वही ऐसा इंसान है जो उसकी माँ का सबसे अधिक वफादार था। वह रुद्रा को अपने मामा रुद्रा उसे अपना मामा कहता था, क्योंकि वह रुद्रा की माँ महारानी दामिनी का मुंहबोला भाई था। दामिनी के जाने के बाद रुद्रा की पूरी जिम्मेदारी उसने उठा ली थी, इसलिए शुभम सिंह के आगे रुद्रा बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता था। वह उनके सामने बच्चों की तरह ही रहता था, लेकिन बाकी सबके सामने वह बहुत ही खतरनाक बन जाता था। वह सिवाय शुभम सिंह के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसके अपनों के दिए धोखे ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उनकी दुनिया में बस धोखा और मौत था, जो कई रहस्यों के पीछे दफन था। शुभम सिंह जब देखते हैं कि राजकुमार रुद्रा कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वह फिर से उनसे पूछते हैं, बच्चा, क्या आप हमें नहीं बताएंगे कि क्या बात हुई। दरअसल जब राजकुमार रुद्रा उदयपुर के लिए जा रहे थे उस वक्त उन्होंने शुभम सिंह को यहाँ की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस दिन के बारे में उनके दुश्मनों को अच्छे से पता है कि आज के दिन राजकुमार उदयपुर ज़रूर आएंगे। तब उनके पास एक अच्छा मौका होगा उनके लोगों पर अटैक करने का, और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से
राजकुमार रुद्रा जाते वक्त शुभम सिंह को यहाँ की जिम्मेदारी देकर चले गए थे। उन्हें पता था कि उनके रहते यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उन्हें खुद के बाद सिर्फ शुभम सिंह पर ही भरोसा था, जिस पर वह आंख बंद करके भी यकीन कर लेते थे। राजकुमार रुद्रा तुरंत ही अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं उन्हें समझते हुए शुभम सिंह भी रुद्रा के पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं तो रुद्रा उनसे बोलने लगता है, मामा सा, क्या आपको पता है उन लोगों ने आज कौन सा फैसला सुनाया है? रुद्रा की बातों को सुनकर वह उसकी ओर देखने लगते हैं। वह इंतजार कर रहे थे कि रुद्रा अपनी बातों को आगे बढ़ाए। रुद्रा इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। वहीं रुद्रा जब अपने गुस्से को काबू कर लेता है तो फिर से बोलता है, उस घटिया औरत ने इस बार फिर से बहुत ही गंदी चाल चली है। उसने ऐसी चाल चली है कि जहाँ से पे मुझे अपने देश अपनी दुनिया से दूर होना पड़ेगा, और वो भी 1-2 सालों के लिए नहीं, पूरे 12 सालों के लिए। उसके आगे तो मंथरा और कैकेयी भी फेल हो जाएं। उस युग में उन लोगों ने राम के लिए 14 सालों का वनवास मांगा था, लेकिन इस युग में इस औरत ने मेरे लिए 12 सालों के वनवास की तैयारी कर रखी है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में इस समय ज्वालामुखी फूट रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था। अगर इस वक्त वह औरत उसके सामने आ जाती तो वह उसे तुरंत ही जान से मार डालता। तभी वह फिर से बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पिता इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। वह उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है और वह पागल व्यक्ति बस उसका गुलाम बनकर उसके कामों को किए जा रहा है। यकीन नहीं होता कि वह किसी राज्य का राजा था, और समझ नहीं आता कि मेरी माँ ने उस जैसे बेवकूफ़ इंसान से कैसे शादी कर ली। इस वक्त उसे अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही थी। उसका बस चले तो वह कभी भी अपने पिता का मुँह ना देखे, लेकिन मजबूरीवश उसे वहाँ जाना पड़ता है। वहीं शुभम सिंह रुद्रा को समझाते हुए बोलता है, नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे थे, पर पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से तुम्हारे पिता इस तरह हो गए हैं। वरना मैंने खुद देखा है तुम्हारे माँ और पिता को। उन्हें कभी किसी चीज़ में कोई भी नहीं हरा सकता है, पर समझ नहीं आता तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे पिता कैसे बदल गए हैं। इसके पीछे ज़रूर बहुत ही बड़ा रहस्य है जिसे हमें समझना होगा। और बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, क्रोध में कभी कुछ ऐसा मत कर देना जिससे बाद में ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें पछतावा हो। इसलिए हमेशा अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना। इतना कहकर शुभम सिंह उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस समय रुद्रा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है और कहीं गुस्से में आकर वह कोई गलत कदम ना उठा दे। इसलिए उसे शांत कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वह धीरे धीरे उसके सर को सहला रहे थे और उसे अपने साइड बगल में सोफे में बिठा
और उसका सर अपनी गोद में रख लिए थे जिससे वह आराम से सो सके, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था गुस्से की वजह से वह पूरी रात सो नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर रुद्रा के बनाए हॉस्पिटल में इस वक्त रानी रुक्मणी का इलाज हो रहा था। इस वक्त बहुत से डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनके पैरों का ऑपरेशन किया गया था। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी उनके पैरों की मांस को दोबारा से उसकी जगह पर सेट करने की, पर उसकी दशा इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसे वहाँ से काट कर अलग ही करना पड़ा। उनका पैर बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। बीच से हड्डी भी टूट चुकी थी और हड्डी के सिवा वहाँ मांस का लोथा नहीं था। वहाँ मांस के नाम पर कुछ नहीं था। जो भी था वह इतनी बुरी तरह से मांस का लोथा था कि उसे दोबारा उस जगह पर रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिस वजह से उन्हें काटकर उनके शरीर से अलग करना पड़ गया। वहीं उनके पैरों में राड डालकर हड्डी को जोड़ दी गई थी, पर मांस को भरने के लिए एक बहुत ही लंबा वक्त लगने वाला था। शायद 4 साल से 5 साल का लंबा वक्त, जो किसी के लिए बहुत ही बुरा वक्त था। वह अब भी बेहोश थी। वहीं बच्चे को भी अच्छी तरह से चेक कर लिया गया था। बच्चा हादस और डर की वजह से बेहोश हो गया था, तो उसे आराम से इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था, जिससे होश आने पर उसे किसी भी तरह का पैनिक अटैक न आ जाए। लगभग अब डॉक्टर रानी रुक्मणी का ट्रीटमेंट करके वहाँ से जा चुके थे। कुछ जूनियर डॉक्टर वहाँ उनकी देखरेख के लिए रुके थे। अभी उनको उठने में लंबा वक्त लगने वाला था। धीरे धीरे वक्त बीत गया और लगभग 5 घंटे के बाद अचानक से उस नन्हे से बच्चे ने अपनी आंखें खोली। वह इस समय बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वह घबराते हुए अपने चारों ओर देखने लगता है, तो वह पाता है कि वह इस वक्त जंगल में नहीं है। शायद वह किसी रूम के अंदर है। फिर वह अपनी नज़रें अपने चारों ओर दौड़ाता है। अब भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने माँ की याद आती है। वह ज़ोर से चिल्लाते हुए बैठ जाता है और फिर अपने चारों ओर देखने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी माँ नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर 2 लोग भागते हुए आते हैं और बच्चे को होश में देखकर तुरंत उसके पास जाते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। वहीं बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन लोगों की ओर टुकुर टुकुर देखने लगता है। वह बच्चा देखने में बहुत ही प्यारा और मासूम था। उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। यही हाल इस वक्त उन दोनों का भी था। वह दोनों गार्ड उस बच्चे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। उस वक्त भी उस बच्चे के शरीर में धूल मिट्टी लगी हुई थी और जख्मों के उन निशानों को बैंडेज किया गया था, जिस वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से साफ और स्पष्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जितना भी दिख रहा था वह बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था। वह उनसे बहुत ही शांति से पूछता है, मेरी माँ कहाँ है? वह भी तो मेरे साथ थी।
वहीं उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर वह दोनों गार्ड मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है और वह इस समय बेहोश हैं, क्योंकि इस वक्त उनका इलाज चल रहा था और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। वह बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? वहीं उनकी बात को सुनकर वह बच्चा जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगता है तो वह गार्ड लेकर उस बच्चे को दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहां उसकी माँ इस समय बेड पर लेटी हुई थी। उनके हाथों में ड्रॉप लगा हुआ था। उनके हाथों में सलाइन चढ़ रही थी और उनके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ था। वहीं कंप्यूटर पर स्क्रीन पर उनकी सांसों की लाइन चलती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से उन्हें कुछ वक्त तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ रहा था। वहीं बच्चा जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह भगवान को बार बार अपने मन में ही धन्यवाद देने लगता है, क्योंकि उसने तो बचने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा था कि वह लोग आज जीवित वापस नहीं लौट पाएंगे। तभी वह बच्चा उन लोगों की ओर देखकर शांति से पूछता है कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं और हमें किसने बचाया है। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी समझदारी वाली बात सुनकर वह दोनों आश्चर्य में उसकी ओर देखने लगते हैं। वहीं एक गार्ड प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि आप लोग इस वक्त आप राजकुमार रुद्रा के प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। यह सियासत उनकी है और हम लोग रास्ते से आ रहे थे, तभी हमें जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस आवाज़ को सुनकर हमारे राजकुमार तुम लोगों को ढूंढते वहां पहुंच गए जहां पर तुम लोग जख्मी हालत में पड़े थे। तुम्हारी इतनी बुरी हालत को देखकर राजकुमार ने तुम्हें अपने साथ लाने का निर्णय किया और हम लोग तुम्हें लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद से तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अभी तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बस अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुआ है। इस वक्त वह खतरे से बाहर हैं। बस कुछ वक्त बाद उन्हें होश आ जाएगा, तब तुम आराम से अपनी माँ से बात कर सकते हो। वहीं उन लोगों के मुंह से सारी बात सुनकर उस नन्हे से बच्चे के मन में रुद्रा के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान की भावना जाग जाती है। वह दिल में बार बार रुद्रा को धन्यवाद देते हुए बोलता है, तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो और यह ज़िंदगी आज के बाद तुम्हारी कर्जदार है। ज़िंदगी में अगर कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे इस कर्ज को उतारना चाहूँगी। इतना बोलकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अभी तक यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि वह एक लड़की है। सब उसके पहनावे को देखकर बस इतना ही सोच सकते थे कि वह एक लड़का है। वहीं वह लोग उस बच्चे को आराम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह बच्चा उन्हें मना कर देता है और शांति से जाकर अपने माँ के बगल में बैठ जाता है और उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आँखें से टुकुर टुकुर कर निहारने लगता है।
इस बच्चे की उम्र लगभग 6 साल की थी, जो बहुत ही छोटा और मासूम था। लेकिन अब आगे किस्मत कौन सा मोड़ लेगा, यह तो इस बच्चे को भी नहीं पता है। लेकिन कहते हैं न, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इनका महल से भागना और जिंदा यहाँ तक बचकर आना इनकी किस्मत में लिखा था, तो यह यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे क्या होने वाला है, यह तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। इसी तरह उस बच्चे को बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाता है। अब रात होने को आई थी। वह बच्चा अब भी अपनी माँ की बगल बैठकर अपनी माँ को देखे जा रहा था। वहीं वह गार्ड, जो कि थोड़ी थोड़ी देर में आकर उस बच्चे को देखकर जा रहे थे, उन्हें उस बच्चे पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था। कोई भी बच्चा अपनी माँ को इस हालत में ऐसे शांति से नहीं देख सकता है। उन्हें उस बच्चे के सब्र पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। वाकई में यह नन्हा बच्चा बहुत ही ज़्यादा सब्र वाला है, वरना इसकी जगह पर अभी और कोई बच्चा होता तो रो रो कर पागल हो गया होता। पर इस बच्चे ने अभी तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला था, ना तो इसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बस अपनी खाली आंखों से अपनी माँ को देखे जा रहा था। वहीं उसकी हरी आंखें, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वह बार बार अपनी पलकों को झपकाकर अपनी माँ को ही देख रहा था। जब उस गार्ड से रहा नहीं जाता तो वह आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, बच्चा चलो, अभी तुम्हारी माँ को होश नहीं आने वाला है। तुम चलकर पहले कुछ खा लो, वरना तुम कमज़ोर हो जाओगे। वह बच्चा फिर से उन्हें मना कर देता है। यह लगभग चौथी बार था जब वह कुछ भी खाने से मना कर रहा था। लेकिन उन गार्डों को अच्छे से पता था कि अगर यह बच्चा अब कुछ नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि जब से वह आया था उसने कुछ भी नहीं खाया था और इस वक्त उसका पूरा चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। उसके चेहरे से जैसे रौनक ही गायब हो गई थी। उन गार्डों को अच्छे से पता था कि पता नहीं यह बच्चा कब का भूखा हो। इस वजह से अब वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ उठा लेते हैं और बोलते हैं कि बच्चा, अगर अब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें दोबारा तुम्हारी माँ के पास नहीं लाएंगे। यह सुनकर वह बच्चा उनकी ओर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो वह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह मेरे दुश्मन हैं या दोस्त हैं। उसे इस तरह से देखता पाकर वह लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त ही हैं। इसीलिए तो हम तुम्हें खाने को बोल रहे हैं, जिससे जब तुम्हारी माँ उठे तो वह तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। उनकी बातों को सुनकर अब अपनी माँ के लिए वह बच्चा खाने को तैयार हो जाता है। वहीं वह लोग उसके लिए खाना लेकर आते हैं और साइड में रखे सोफे पर उसे बैठा देते हैं। फिर वह उसके सामने खाना रख देते हैं। तभी एक गार्ड उससे पूछता है, क्या बच्चा तुम अपने हाथों से खा लोगे या हम तुम्हें खिला दें? तो वह बच्चा बहुत ही प्यार से बोलता है, नहीं, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हाथों से खा सकता हूँ, इसलिए खा लूँगा। आपने मेरी इतनी मदद की, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी इतनी प्यारी बातों को सुनकर वह दोनों उसे बस देखते ही रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या बोलें। उनके होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी।
वहीं वह बच्चा अब चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। वह उनसे अब कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में वह अपना खाना खत्म कर लेता है। तब वह लोग उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो वह बच्चा उनसे पूछता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो वह लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें सुलाने के लिए ले जा रहे हैं। हम तुम्हें सुलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो वह बोलता है कि आप मुझे कहाँ सुलाने के लिए ले जा रहे हैं? तो वह बोलता है कि जिस रूम में अभी तुम लेटे थे। तो वह बोलता है क्या आप लोग मेरी यहीं व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? मैं अपने माँ के पास रहना चाहता हूँ। उसकी प्यारी बातों को सुनकर वह लोग उसे मना नहीं करते हैं और थोड़ी देर में उसके लिए भी एक बेड वहाँ तैयार कर दिया जाता है। वह बच्चा वहीं साइड में बैठ जाता है और अपनी माँ को देखने लगता है। वह बहुत ही बेसब्री से अपनी माँ के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अभी तक उसकी माँ को होश नहीं आया था। फिर भी वह बच्चा सब्र किए हुए था। उसे दिल से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पर उसे उसके माँ पापा ने हमेशा ही सिखाया था कि कभी किसी के सामने अपने आंसुओं को न बहाना, वरना वह तुम्हें कमज़ोर सोचेंगे। इसी वजह से वह अपने आप को संभाले हुए था और उसने एक बार भी अपने आँखों में आंसू नहीं आने दिया। वहीं उनमें से एक व्यक्ति वहीं रुक जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस महिला को कब होश आ जाए, और अगर होश आ गया और वह पैनिक करने लगी तो क्या होगा। उसका ध्यान रखने के लिए वहीं एक गार्ड रुकता है और दूसरा गार्ड सूचित करने के लिए महल की ओर बढ़ जाता है। धीरे धीरे रात भी बीत जाती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, उसी के साथ अचानक ही रानी रुक्मणी की आवाज़ उस पूरे कमरे में सुनाई देती है। वह बार बार अपने बच्चे को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, बच्चा तुम ठीक तो हो। इस वक्त वह अपने पूरे होश में नहीं थी। उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आया था, फिर भी वह अपने बच्चे को महसूस कर रही थी। वहीं उनकी आवाज़ सुनकर वह नन्हा बच्चा तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और जब अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वह भागकर उनके पास जाता है और उनके हाथों को पकड़कर बोलता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखो आपके पास हूँ। वह बार बार यही शब्द बोल रहा था। वहीं उसकी आवाज़ जैसे ही उसके माँ के कानों में जाती है तो वह धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलती हैं और अपने बच्चे को अपने सामने सही सलामत देखकर तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर फपक कर रोने लगती हैं। अब तक बच्चे और माँ की आवाज़ को सुनकर वह दोनों गार्ड वहाँ पर आ गए थे। वह माँ बच्चे को इस तरह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें पता था कि अपने बच्चे को देखकर ज़रूर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। वह इस वक्त अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोए जा रही थी। तभी अचानक से वह नन्हा बच्चा बोलता है, माँ आप क्यों रो रही हैं? देखो मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। आप ही तो बोलती हैं कि हमें रोना नहीं चाहिए, फिर आप क्यों रो रही हो? अपने बच्चे की प्यारी सी आवाज़ सुनकर अब जाकर वह पूरी तरह से होश में आती हैं
और फिर बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तो वह बताता है कि नहीं माँ, मैं देखो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कहीं भी चोट नहीं आई है। तभी वह अपने चारों ओर ध्यान देती हैं। वह अपने चारों ओर देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह इस वक्त किसी हॉस्पिटल में हैं। तभी उनकी नज़र उन दोनों गार्डों पर पड़ती है तो वह उनकी ओर देखने लगती हैं। फिर पूछती हैं कि भैया आप लोग कौन हैं और मुझे यहाँ बचाकर किसने लाया है? वह इस वक्त उस व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा आभारी थी जिसने उन्हें सही सलामत उन्हें और उनके बच्चे को बचा लिया था। वह लोग उन्हें बताते हैं, वह लोग उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं कि किस तरह जंगल से में वह लोग उनसे मिले और उन्हें यहाँ तक बचाकर ले आए। वह लोग उन्हें बताते हैं कि हमारे राजकुमार रुद्र प्रताप सिंह राठौर हैं। उन्हीं ने आपको बचाकर आपका ट्रीटमेंट करवाया है। वह हाथ जोड़कर दोनों गार्ड से बोलती हैं, आप अपने राजकुमार को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना। हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उनका शुक्रिया अदा करने के। वह लोग बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान था पर वह बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। वह जब से यहाँ आया है हमने उसे एक बार भी रोते नहीं देखा है। इतना नन्हा सा बच्चा इतना बहादुर हो सकता है यह हम पहली बार देख रहे हैं। वाकई में आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। उनके मुंह से अपनी बेटी के लिए बेटा सुनकर वह अपने बच्चे की ओर देखने लगती हैं तो वह उसे देखकर जान जाती हैं कि यह लोग इसे क्यों बेटा बोल रहे हैं। वह उन दोनों को फिर से शुक्रिया करती हैं और कहती हैं, उनके बच्चे का इतना ध्यान रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की आभारी रहूँगी। वह लोग बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल हमारी बहन की तरह हैं। अगर आपकी जगह हमारी बहन होती तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते? आप भी तो हमारी बहन ही हैं और यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी मदद करें। उन लोगों की इतनी अच्छी बातों को सुनकर अब रानी का दिल उनके राजकुमार से मिलने को करता है, लेकिन यह सही वक्त नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती हैं और अपनी आँखों को बंद कर लेती हैं और मन ही मन अपने भगवान को बार बार शुक्रिया कहने लगती हैं। उन्होंने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि वह जीवित भी बच पाएंगी और उनका बच्चा जीवित रह पाएगा, लेकिन आज भगवान ने सच में उनकी सुन ली और वह और उनका बच्चा दोनों सुरक्षित था। वह एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान महिला थी, इसलिए सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकती थी। थोड़ी ही देर में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं क्योंकि उन गार्डों ने पहले ही उन्हें खबर भेज दी थी कि पेशेंट को होश आ गया है। तो वह आकर रुक्मणी जी को तुरंत ही चेक करना शुरू कर देते हैं। वह पाते हैं कि वह पूरी तरह से ठीक है तो कुछ इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर वह लोग चले जाते हैं और बताते हैं कि अब यह पूरी तरह से ठीक है, बस लगातार इन्हें यह दवाइयाँ खानी होगी जिससे इनके पैरों में दर्द ना हो। तभी वह अपने पैरों की ओर देखती हैं। अभी तक उन्होंने अपने पैरों को
अभी तक उनका ध्यान उनके पैरों पर नहीं गया था। वह तो अपने बच्चे को सही सलामत देखकर ही खुश थी। जैसे ही उनकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है तो उन्हें एक अफसोस होता है। उन्हें अच्छे से पता था जब उन्हें गोली लगी थी तो उनका पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन शायद यह उस नन्हे फरिश्ते का ही देन है जो अभी वह इस वक्त जिंदा इस हालत में है। अगर यह पैर ना भी रहा उनके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन वह अपने बच्चे की हिफाजत कर सकती हैं। तभी वह लोग उन्हें बताते हैं कि आपका पैर ठीक हो जाएगा, पर इसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। वह उनसे पूछती हैं कि कितना वक्त लग सकता है, तो वह बताते हैं लगभग 4 से 5 साल लग सकते हैं। वह उन लोगों से कुछ नहीं बोलती। उसे पहले से ही अंदाज़ा लग गया था कि वह अब कभी नहीं चल सकेंगी, लेकिन अगर 4 से 5 साल में उनके पैर ठीक हो जाएंगे तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। उन्हें इस वक्त नहीं पता था कि वह कहाँ है और उन्हें लाने वाला कौन है, पर उन्हें इतना ज़रूर पता था कि वह जो कोई भी है बहुत ही नेक इंसान है और उस बच्चे का यह एहसान वह पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती है। उनके मन में भी बिल्कुल यही बात आती है जो उनके बच्चे के मन में आई थी कि भविष्य में कभी अगर मुझे अपनी ज़िंदगी देकर भी उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा तो मैं चुकाने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। यह एक राजपुतानी का वादा है खुद से। इतना सोचकर वह अपनी आँखों को बंद कर लेती है और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती हैं। इस वक्त उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून था। खुद के बच्चे को अपनी आँखों के सामने जीवित देखकर उन्हें अपने पति विजय प्रताप की याद आती है। जैसे ही उन्हें उनकी याद आती है उनके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मौत के अंतिम पल में वह उन्हें नहीं देख पाई। वह उन्हें याद करके रोने लगती हैं, पर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। झरझर कर आँखों से आंसू बह रहे थे। एक ही पल में उनकी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। अभी तक वह महलों की महारानी थी, अब आगे ज़िंदगी कैसी होगी उन्हें खुद नहीं पता था। वह नहीं जानती थी कि वह अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगी और आगे का जीवन कैसे बिताएंगी। पर जो भी है उनके मन में बदला लेने की भावना बहुत ही ज़्यादा थी। वह उन धोखेबाजों को कभी नहीं भूल सकती हैं। वह उन्हें बर्बाद कर देंगी। अगर भगवान ने उन्हें जीवन दान दिया है तो वह अपने इस जीवन का इस्तेमाल उन्हें बर्बाद करने में लगाएगी। धोखे का बदला धोखा और मौत का बदला मौत। इतना सोचकर वह अपनी मुट्ठी कस लेती हैं। इस वक्त अगर वह आदमी उसके सामने आ जाए तो वह उसे जिंदा ही फाड़ डाले। एक क्षण भी ना लगे उसे उसके शरीर के 2 टुकड़े करने में। क्रोध की ज्वाला बहुत ही ज़्यादा उनके सीने में धधक रही थी और वह कैसे शांत होगी उन्हें खुद नहीं पता था। जब तक उस इंसान को वह मार नहीं लेंगी अपने हाथों से तब तक उनका यह क्रोध शांत होने वाला नहीं था। वहीं वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है।
अब रानी रुक्मणी अपने एक पैरों से थोड़ा बहुत चलने लगी थी। उनकी तबीयत भी अब पहले से ठीक हो गई थी। वहीं उन्होंने अपने बच्चे को पूरी तरह से बदल दिया था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी यह जाने कि यह एक लड़की है। उन्होंने उस नन्ही बच्ची को बहुत ही प्यार से समझाया, विश्वरूपा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो बच्चा। आज के बाद कभी तुम अपने आप को लड़की नहीं समझोगी। तुम्हारा तौर तरीका, उठना बैठना और बोलना सब कुछ लड़कों की तरह होगा। आज के बाद से तुम्हारा जीवन सबके लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा। कोई तुम्हारी हकीकत से वाकिफ नहीं होगा। तुम अब 2 जिंदगियों को जीने वाली हो, एक लड़के की और एक लड़की की। तुम भले ही एक लड़की हो, पर भूलकर कभी किसी के सामने तुम इस रूप में नहीं जा सकती हो। तुम्हारे जिंदगी का यह सबसे बड़ा सच सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इसके अलावा चाहे तुम्हारा कितना भी कोई प्यारा क्यों न बन जाए, तुम इस सच को कभी किसी के सामने नहीं लाओगी, क्योंकि अब तक तुम्हें तो यह पता चल चुका है कि हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं। इसलिए अब कभी तुम किसी पर विश्वास नहीं करना। वह नन्ही बच्ची बहुत ही खामोशी से अपनी बातों को, अपनी माँ की बातों को सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ रही है। वह अपनी माँ से बोलती है, माँ आप फिक्र ना करिए, आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। वह इतनी छोटी थी पर उसे अच्छे से पता था कि उसकी माँ उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है। क्योंकि वह बच्ची अपनी मौत को अपनी आँखों से देख चुकी थी। उसे अच्छे से पता था अगर उसकी असली पहचान किसी को पता चल गई तो उन्हें मारने में देर नहीं लगेगी। अगर उन्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उन्हें अपनी पहचान बदलकर रहना होगा। उसकी माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, विश्वरूपा, आज से तुम्हारे नाम के पहला विश्वा और दूसरा रूपा। विश्वा जो पूरे विश्व को जीतकर अपने मुट्ठी में भर ले, और दूसरा रूपा जिसके रूप और सौंदर्य के आगे यह दुनिया एक पल के लिए भी न टिक पाए, जिसके रूप के आगे यह पूरी दुनिया फीकी लगे। कुछ ही घंटों में उसकी माँ ने उसका पूरा रूप ही बदल दिया था। उसके बालों को काटकर बिल्कुल लड़कों की तरह छोटा कर दिया था और उसकी आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा लगा दिया था, जिससे उसकी गहरी हरी आंखें देखकर कोई उसे पहचान न सके। यह आंखें उसकी बहुत बड़ी पहचान थी। वह अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वह लेंस का इस्तेमाल उसके लिए नहीं कर सकती थी, लेकिन चश्मे से उसकी आंखों को पूरी तरह से ढका जा सकता था, इसलिए वह उसे अभी से ही चश्मा पहना देती हैं। अब वहीं पूरी तरह से उसे लड़का बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके उठने बैठने, बोलने, चलने फिरने, उसके हर तौर तरीके को लड़कों की तरह लगे उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वह उसके रंग को भी धीरे धीरे कर डार्क करना शुरू कर देती है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा गोरी थी, बिल्कुल दूध के समान। और उसकी मुलायम त्वचा जो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि उसे देखकर कोई भी पहचान सकता था कि वह एक लड़की है। इस वजह से वह थोड़ा थोड़ा कर उसे धीरे धीरे
काले कलर से ढकना शुरू कर देती हैं। अगर एकाएक उन्होंने ऐसा किया तो सबको उन पर शक हो जाएगा, इसलिए यह काम वह बहुत ही धीरे धीरे सब्र के साथ कर रही थी। और एक वक्त ऐसा आता है कि वह अब पूरी तरह से सांवली दिखती थी। उसके हाथ पैर और उसका चेहरा बिल्कुल ही वहाँ के आम लोगों की तरह सांवला हो चुका था। वहीं अब 1 महीना बीत चुका था, पर राजकुमार रुद्रा एक बार भी उन्हें देखने के लिए नहीं आता है। रानी रुक्मणी ने कोशिश की थी कि वह एक बार मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन राजकुमार ने उन्हें मिलने से मना कर दिया और कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह ठीक हो गई, उनके लिए इतना ही बहुत है। अब वह अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हैं और अगर उन्हें यहाँ से जाना हो तो वह जा भी सकती हैं, और अगर उन्हें यहीं रहना है तो वह यहाँ रुक सकती हैं। उनके यहाँ रुकने पर उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। उनका यह मैसेज सुनकर रानी कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने यहाँ रहते हुए राजकुमार के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। आखिर में वह एक तेज बुद्धिमान रानी थी, तो इतना करना तो उनके लिए चुटकियों का काम था। अब वह राजकुमार को अच्छे से जान चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें औरतों से नफरत है। वह मन में सोचती हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने अपनी बेटी को लड़का बना दिया, वरना कहीं उनकी नफरत की चपेट में आकर उनकी बेटी भी न फंस जाती। अब वह अपनी बेटी की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी। अब बस उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी कैसे जीना है यह सोचना था। वह अपनी इस बेटी को खुद से भी ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनाना चाहती थी। वह उसे इतना ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहती थी कि उसके सामने खड़े होने की औकात किसी की ना हो। और यह सब करने में उन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार थी। आखिर में उन्हें अपने दुश्मनों से अपना बदला जो लेना है। वहीं 1 महीने बाद अचानक से जयपुर से एक गाड़ी आकर रुद्रा के महल के सामने रुकती है और उसमें से जयपुर के शाही दीवान जी नीचे उतरते हैं और वह सीधा महल के अंदर जाते हैं और उन्हें एक शाही फरमान देते हैं। रुद्रा जैसे ही वह शाही फरमान देखता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। यह वही फरमान था जिसमें उनका वक्त पूरा हो गया था। अब उन्हें अपने पढ़ाई के लिए विदेश जाना होगा, और वो भी पूरा 12 सालों के लिए। रुद्रा को अच्छे से पता था कि उनके हटते ही अब यहाँ जाल बुनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह लोग एक दूसरे के साथ ही गेम खेलना शुरू कर देंगे, और इसकी सौतेली माँ, जिसके अपने 2 बच्चे हैं, वह उन्हें गद्दी पर बिठाने की पूरी कोशिश करेगी, जिसकी तैयारी वह इन 12 सालों में बहुत ही आराम से कर लेगी। इस वक्त गुस्से से रुद्रा की मुट्ठी कसी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि इस फरमान को फाड़कर उसके 1000 टुकड़े कर दे, पर ऐसा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। वह अभी बहुत छोटा था और उसके हाथों में कोई पावर नहीं थी जो वह कुछ भी बदल पाता, लेकिन वह अपने आप को दिलासा देता है कि वह एक दिन खुद को इतना ज़्यादा मजबूत बना लेगा कि वह पूरी दुनिया को अपनी कदमों में झुका सकेगा।
तब वह इन लोगों को अच्छे से बताएगा कि मौत का तांडव कैसा होता है और धोखे का यह खेल कैसे खेला जाता है। इस वक्त उसे अपनी सौतेली माँ और अपने पिता पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह बहुत ही ज़्यादा विवश था, वह कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर में दीवान वहाँ से निकल जाता है। उसका जो काम था वह ख़त्म हो चुका था, यहाँ रुकने की अब उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। वहीं अब रुद्रा अपने जाने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर विश्वरूपा अब लड़का बन चुकी थी। उसे सब विश्वा विश्वा कहकर पुकारते थे। वह बहुत ही ज़्यादा नटखट और चंचल थी, जिस वजह से सब उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन यह बस सामने का दिखावटी चेहरा था, असलियत तो कुछ और थी। हकीकत में उसके अंदर बस अंगारे भरे थे, बदले की भावना थी। अपने पूरे साम्राज्य को बर्बाद होते उसने अपनी आंखों से देखा था। अपने पिता के मौत की खबर और अपनी माँ को दर्द से तड़पते देखा था। उसके आंखों में हर तरफ मौत और खून ही खून फैला हुआ था। यह सब देखकर उसकी आत्मा भी कांप जाती थी। धीरे धीरे वह बिल्कुल पत्थर की बनती जा रही थी, लेकिन वह जब लोगों के सामने होती तो हंसती मुस्कुराती और अपनी चंचलता से सबको हंसाती रहती थी, जिस वजह से उसकी हकीकत कभी किसी ने नहीं देख पाई। वहीं आज उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी तो वह मासूम सी नन्ही सी बच्ची ही, लेकिन फिर भी उसका दिल आज पता नहीं क्यों रुद्रा को देखने को कर रहा था। वह बस एक बार अपने जीवनदाता को देखना चाहती थी, जिसने उसे यह नई जिंदगी दी थी। वह अब तक उस दोनों गार्डों से बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। वह उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, काका सा क्या आप महल की ओर जा रहे हैं? वह लोग बोलते हैं, हाँ बच्चा, हम लोग महल की ओर जा रहे हैं। तो वह पूछती है कि पर आप लोग तो अभी नहीं जाते हैं। तो वह बताते हैं कि वह लोग राजकुमार की पैकिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि राजकुमार अब 12 सालों के लिए इस देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। यह सुनकर पता नहीं क्यों विश्वा के दिल में घबराहट होने लगती है। वह एक बार उस राजकुमार को देखना चाहती थी, पर आज तक उसे ऐसा मौका नहीं मिला कि वह उसे देख सके। वह उनसे बोलती है, क्या काका साहब, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे भी राजकुमार को देखना है। तो वह उसे समझाते हुए बोलते हैं, बच्चा तुम कहाँ जाओगी, अभी बहुत लेट हो चुका है। तो वह बोलती है कि तो फिर मैं कैसे राजकुमार रुद्रा को देख पाऊंगी, और वह चले जाएंगे तो फिर 12 सालों बाद लौटेंगे, तब तक तो वह बड़े हो जाएंगे, तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? और अभी तो उन्हें मुझे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद भी कहना है। उसकी प्यारी बातों को सुनकर वह लोग मुस्कुराने लगते हैं। वह बोलते हैं, ठीक है बच्चा, वह सुबह जाएंगे, तब हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, तभी तुम उन्हें देख लेना और धन्यवाद भी कह देना। तो वह उनकी बातों को मान जाती है और बोलती है, ठीक है काका साहब, आप बोल रहे हैं तो आप मुझे सुबह ही ले चलना।
पर भूलना नहीं। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। वहीं वह दोनों लोग मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है। इतना बोलकर वह लोग भी महल की ओर निकल जाते हैं। आज पूरी रात विश्वा को ठीक से नींद नहीं आती है। वह बार बार राजकुमार रुद्रा के लिए ही सोच रही थी। वह बार बार अपने मन में सोचती है कि वह कैसे दिखते होंगे, वह कैसे होंगे, क्या काले होंगे या गोरे होंगे, या उनकी लंबी नाक होगी, या उनके बड़े बड़े बाल होंगे, या फिर उनके सर पे बाल ही नहीं होगा। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहा था, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो वह बस उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। उस नन्हे से बच्ची को तो यह भी नहीं पता था कि वह क्यों इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच रही है। इसी तरह कब उसकी नींद लग जाती है उसे पता नहीं चलता है। दूसरे दिन सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वह दौड़कर बाहर निकलती है तो देखती है कि अब उजाला हो चुका था। वह जल्दी से जाती है, फ्रेश होती है और अपने कामों को पूरा करती है। फिर उसके बाद एक अच्छा सा कपड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। वह सुबह से ही तैयार होकर बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी कि काका सा कब आएंगे। कुछ ही देर बाद काका सा आते हुए उसे दिखाई देते हैं। वह दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, काका सा क्या आप लोग महल जा रहे हो? वह लोग जब विश्वा को देखते हैं तो हंसने लगते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा क्या तुम रात से ही तैयार होकर बैठे हो? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। उनकी बातों को सुनकर विश्वा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे नहीं काका सा, मैं तो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया था। मुझे लगा कि कहीं आप लोग छोड़कर मुझे चले ना जाओ। उसकी बातों को सुनकर वह लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे बच्चा, जब तुमने हमें कहा है तो हम तुम्हारी बातों को कैसे मना कर सकते हैं। हमें तो तुम्हें लेकर जाना ही पड़ेगा, वरना तुम हमसे नाराज़ हो जाओगे और बात भी नहीं करोगे। फिर हम प्यारी प्यारी बातें किससे करेंगे? इतना बोलकर वह लोग उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग महल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग महल पहुंचते हैं, विश्वा गाड़ी से उतरकर आगे की ओर जाता है और अपने सामने इतना खूबसूरत बड़ा महल देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे अब अपने महल की याद आती है। वह भी तो एक राजकुमारी थी, उसके पास भी इतना ही खूबसूरत घर था। फिर उसके होठों की मुस्कुराहट अचानक ही चली जाती है। फिर उसके सामने वही मंजर घूमने लगता है। चारों तरफ मौत और धोखे का गंदा खेल। चारों तरफ खून ही खून। यह सब सोचकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखों को खोलती है तो अब वह बिल्कुल नॉर्मल थी। थोड़ी ही देर में वह अभी ऐसे ही खड़ा था। तभी उसकी नज़र सामने महल से आते हुए लोगों पर पड़ती है। बहुत से गार्ड अपने हाथों में सामान लेकर बाहर की ओर आ रहे थे और वह उन सामानों को दूर खड़ी गाड़ी में डाल रहे थे। इस वक्त विश्वा बिल्कुल ही महल के सामने कुछ दूरी पर खड़ा था। गाइस, यहाँ पर अब हम विश्वा को लड़के की तरह ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों की तरह बोलने में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है।
जिससे ना ही मुझे लिखने में समझ आएगा और ना ही आपको सुनने में समझ आएगा। तो अब से हम विश्वा को सिर्फ लड़के की तरह ही देखेंगे। तो जैसे ही विश्वा की नज़र अपने सामने जाती है तो वह देखती है कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लड़का चला आ रहा है। वह देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि विश्वा की नज़र तो उस पर से हटती ही नहीं। उसका चेहरा विश्वा की आंखों में बस जाता है। उसे वह दुनिया का बहुत सबसे हैंडसम लड़का दिख रहा था। उसे देखकर विश्वा के होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन में सोचता है, ओह तो यही इंसान है जिसने मुझे बचाया है। क्योंकि वह उसकी पर्सनालिटी और उसके चलने का तरीका और उसके हाव भाव को देखकर पहचान चुकी थी कि यही राजकुमार रुद्रा होंगे। और उसके आगे पीछे चल रहे बॉडीगार्ड को देखकर अब अंदाज़ा लगाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वह प्यार से उसे देख रही थी। वह प्यार भरी नज़रों से उसी ओर देख रहा था। उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह यहाँ क्या करने आया है। उसे तो राजकुमार को शुक्रिया अदा करना था, लेकिन वह सब कुछ भूलकर बस उसे एकटक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहा था। जैसे ही राजकुमार रुद्रा बाहर आता है, पता नहीं उसके दिल को अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना उसे देख रहा हो। वह अचानक से अपने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाकर देखने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र विश्वा की नज़रों से जाकर मिलती है। इस वक्त वह बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि यह छोटा बच्चा कौन है, पर वह उसकी खूबसूरत हरी आंखों को देख सकता था, क्योंकि इस वक्त विश्वा ने अपना मोटे फ्रेम का चश्मा उतार रखा था। वह तो बस उसे साफ करने के लिए बाहर निकाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र रुद्रा पर पड़ जाती है और वह उसे लगाना ही भूल जाता है, जिस वजह से रुद्रा उसकी हरी गहरी आंखों को देख लेता है। और उसकी इतनी प्यारी आंखों को देखकर वह तो उसे देखता ही रह जाता है। पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर उसके दिल को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। वह अभी भी एकटक उसे देखे जा रहा था। तभी उसके पीछे आ रहे उसके मामा शुभम ने उससे पूछा, बच्चा क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए? तो वह उन्हें विश्वा की ओर दिखाते हुए पूछता है कि यह बच्चा कौन है और यहाँ कैसे आया। वह जैसे ही विश्वा को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब तक वह भी विश्वा से मिल चुके थे। वह उन्हें बताते हैं कि यह वही बच्चा है जिसे तुमने उस दिन जंगल से बचाकर लाया था। तब जाके उसे ध्यान आता है कि हाँ, वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी था। अचानक से उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, लेकिन इससे पहले कोई देख पाता वह तुरंत ही गायब हो जाती है। वह अब भी उस छोटे बच्चे को एकटक देख रहा था।
पता नहीं क्यों उसका दिल कर रहा था उसे अपने पास बुलाकर उसे छूने का, लेकिन वह अपने मन की बातों को झटक एक साइड कर अपने गाड़ी की ओर आगे बढ़ जाता है। पर जाते जाते वह यह बोलना नहीं भूलता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना और इसे जो भी ज़रूरत हो वह पूरी करना और इसकी शिक्षा का भी पूरी तरह से ध्यान रखना। वहीं शुभम सिंह उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब रुद्रा ने किसी पराये के लिए इतना सब कुछ सोचा हो। वह उसकी आंखों में उस बच्चे के लिए प्यार देख सकता था, क्योंकि उसे अपने रुद्रा की आंखें पढ़ना अच्छे से आता था। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह इस बच्चे का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखेगा। तभी रुद्रा के बैठते ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसकी गाड़ी विश्वा के पास आती जाती है। वहीं अब वह वक्त आ गया था जब उसकी गाड़ी बिल्कुल ही विश्वा के पास से होकर गुजरती है। वहीं रुद्रा, जो अब तक अपनी नज़रें उस ओर से फेर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचता है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसका मन नहीं मानता। वह फिर से एक बार अपनी नज़रें उठाकर उसे देखता है तो पाता है अब भी वह बच्चा उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं उसकी आंखों को इतने करीब से देखकर वह उसमें डूब ही जाता है। सच में उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अचानक ही उसके दिल से यह आवाज़ निकलती है। धीरे धीरे कर गाड़ी आगे बढ़ जाती है और फिर वह विश्वा की आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। तब जाके विश्वा को होश आता है और वह अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, अरे यह मैंने क्या कर दिया। मैं तो राजकुमार को यहाँ धन्यवाद बोलने आया था, पर देखो राजकुमार चले गए और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। पर जो भी हो, हमारे राजकुमार बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं। उन्हें देखकर तो उनके गले लगने का मन कर रहा था। इतना बोलकर वह खुद से खुद के सर में टकली मारता है और बोलता है कि अरे मैं बेवकूफ़ क्या क्या बोल रहा हूँ। पता नहीं इतना अनाप शनाप ख्याल मेरे मन में कहाँ से आता है। मैंने तो सोचा था कि राजकुमार बहुत ही ज़्यादा खड़ूस और देखने में डरावने लगते होंगे, पर हमारे राजकुमार तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। इतने ज़्यादा सुंदर थे कि बस उन्हें देखने का मन करता है। इतना बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उनके इतना बोलते हुए विश्वा के होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वह मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगता है। तभी वह दोनों गार्ड उसके पास आते हैं। वह जल्दी से उन्हें देखकर अपना चश्मा लगा लेता है। तब वह गार्ड बोलते हैं कि अरे विश्वा, तुम यहाँ खड़े क्यों थे? राजकुमार तो अब चले भी गए और तुम यहाँ बस खड़े रह गए। तुम तो यहाँ उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। तो विश्वा अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, अरे काका साहब, मैं क्या करूं? उन्हें देखकर तो मुझे डर लगने लगा था।
जिस वजह से मैं उनके पास जा ही नहीं सका। देखो ना, उनकी आंखें कितनी ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने किसी शिकार को देख रहे हों। और वह कितने ज़्यादा खड़ूस लग रहे थे, जैसे उन्हें बोलना ही ना आता हो। मैंने तो उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी। वह लोग विश्वा के मुंह से यह बातें सुनकर हंसने लगते हैं। वह इस बात पर हंस रहे थे कि विश्वा जो बोल रहा था वह सब कुछ सच था, क्योंकि वह लोग भी तो यही बोलते हैं। उन्हें हंसता देखकर विश्वा बोलता है, अरे काका सा, आप लोग मेरे ऊपर इस तरह क्यों हंस रहे हो? तो वह लोग बोलते हैं, बच्चा, हम तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहे हैं, हम तो तुम्हारी बातों पर हंस रहे हैं, क्योंकि तुमने जो बोला वह बिल्कुल सही बोला। हमारे राजकुमार बिल्कुल ही ऐसे हैं। पर अब कोई बात नहीं, अब वह डरावने राजकुमार तुम्हें यहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि वह पूरे 12 सालों के लिए यहाँ से जा चुके हैं। यह सुनकर विश्वा का मुंह बन जाता है और वह मन में सोचती है कि इतने सुंदर राजकुमार को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। लेकिन कमबख्त 12 सालों के लिए वह चले गए, अब मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी। फिर वह दूसरी बात सोचती है, चलो कोई बात नहीं, 12 साल तो यूं ही निकल जाएंगे, मैं उन्हें 12 साल बाद देख लूँगी। फिर वह दोबारा से सोचता है, अरे यार, फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे, तब तो वह बड़े हो जाएंगे। इतना सोचकर वह अपने दांतों तले अपना उंगली दबा लेता है। वहीं उसे इस तरह मुंह बनाते और सोचते हुए देखकर वह दोनों हंसने लगते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था अब तक कि विश्वा जरूर अपने दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ही राजकुमार के लिए सोच रहा होगा। अब उन्हें क्या पता कि विश्वा अपने मन में क्या सोच रहा है। वह लोग विश्वा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब विश्वा बड़ा होने लगा था।